हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2019 और ये क्लास सुबह 6 बजे का टाइम। दोस्तों, ये क्लास अभी मैं करके हटा हूं, लेकिन प्रॉब्लम आने की वजह दोबारा करनी पड़ रही है, तो थोड़ा ध्यान से। अब देखिए, यहाँ पे 2 आर्टिकल हम करेंगे। पहला आर्टिकल तो ये है एफडीआई के ऊपर, ठीक है दोस्तों, और दूसरा आर्टिकल है जानवरों के जीवन के ऊपर और उसका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव है, इस चीज के ऊपर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से रहिएगा। देखिए, जैसे कि बच्चों की मेरे को हमेशा क्वेरीज आती थी, क्वेश्चन आता था कि देखिए सर, हम इन एडिटोरियल आर्टिकल्स को जो आप करवाते हो कि क्वेश्चन भी करवाया करिए ताकि हमें पता चल जाए किस तरीके से होना है। तो मैंने अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आर्टिकल करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन मेरी शर्त यह है कि जब मैं आर्टिकल करवा के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये आना चाहिए कि ठीक है, ये पॉइंट सर ने अभी बताया था और ये इस तरह से फिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, बहुत गलत बात हो रही है। अब दोस्तों देखो, ये आर्टिकल है किसके ऊपर? जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं, जो बहुत देशी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे देशों में निवेश करके बैठी होती हैं, वो किसी देश से आकर भारत में निवेश करती हैं और उससे क्या होता है कि फैक्ट्रियां लगाती हैं, उसमें पैदावार करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको बेचती है, उससे वो प्रॉफिट कमाती है और अपने साथ ले जाती है। तो वो कहते हैं, यहीं पर सारा आर्टिकल शुरू होता है। वो कहते हैं कि इंडिया ने, जैसे कि एफडीआई, देखिए सबसे पहले बता दूं कि एफडीआई है क्या। देखिए, एफडीआई है कि अगर कोई 100 करोड़ की कंपनी है, अगर कोई नई लगानी है या लग चुकी है, उस 100 करोड़ की कंपनी में अगर 10% से ज्यादा का हिस्सेदारी कोई निवेशक लेके आता है तो उसको एफडीआई कहते हैं। अगर 10 से कम लेके आता है तो उसको एफपीआई कहते हैं। बस यही इसकी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहां पे वो बात करते हैं कि देखिए, कहते हैं कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तो वैसे भारत में काफी देर से, जो एफडीआई है वो बहुत देर से भारत में वेलकम की जाती है, उनको स्वागत किया जाता है। लेकिन उन जो दूसरी देशों के निवेशक भारत में निवेश करते हैं, उनमें जो भारत के लोगों की हिस्सेदारी होती है, इक्विटी होती है उन कंपनियों में, वो या तो होती नहीं या कुछ खास नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वो कहते हैं हालांकि देश बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंटरनेट कंपनियों का आगमन आई हैं दुनिया में, वजूद में। मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक और ट्विटर जैसी, इनके आने के बाद ये क्या हुआ कि वो कहते हैं कि ये कंपनियां दूसरे देशों में आती हैं, जैसे भारत जैसे देशों में निवेश करती हैं, पैसा कमाती हैं और अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं हो पाता। तो यहीं पर वो बात कहने के लिए एग्जाम्पल देते चाइना की। वो कहते हैं ऐसे इंटरनेट एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों को, जो बहुत बड़ी बड़ी बहुत देशी वाली कंपनियां होती हैं, उनसे निपटने के लिए चाइना ने एक कानून बनाया, एक नीति बनाई, जिसको वो कहते हैं क्विड प्रो क्यू पॉलिसी। क्विड प्रो क्यू, समझिए, क्विड प्रो क्यू पॉलिसी। इस क्विड प्रो क्यू पॉलिसी के अंतर्गत एक तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होता है कंपनियों को, चाइना की कंपनियों में उनको पेटेंट्स देने होते हैं और 50% की हिस्सेदारी करनी पड़ती है उनको चाइनीज कंपनियों के साथ, ताकि जो वो मार्केट असेस, जो उनके बाजारों में आने की वो मंजूरी उन कंपनियों को दे रहे हैं, उनका फायदा कुछ उनको भी मिल सके। तो यहीं पर वो बात करते हैं कि भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, ये वो बात करते हैं। तो यहां पर वो बात करते हैं कि इंडिया को क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इंडिया को लिस्ट और ट्रेड की पॉलिसी पर चलना चाहिए, इसको एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तरह लेकर चलना चाहिए, कि इसके ऊपर नीति बनानी चाहिए कि अगर आप हमारे देश के बाजारों में आकर उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आप अपनी कंपनियों को लिस्ट करवाओ। अब लिस्ट करवाओ का मतलब क्या है? देखिए, लिस्ट करवाओ का मतलब क्या है, जरा समझें। आपने शेयर मार्केट तो सुना होगा ना, शेयर बाजार तो कम से कम, अगर किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है तो कम से कम शेयर बाजार के बारे में तो सबने सुना होगा। शेयर बाजार में क्या होता है कि एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। हमारे देश में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद एक गिफ्ट सिटी में स्टॉक एक्सचेंज बन रही है। इन स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां आके अपनी भारत में कंपनियां खोलती हैं, उन कंपनियों को इसमें क्या करे, वो लिस्ट करे, लिस्ट करे, सूची में नाम लिखवाए, ताकि उसका जो इक्विटी होती है, उनके जो शेयर होते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं कंपनी के, उसके ऊपर भारत के निवेशक पैसा लगा सकें और उनमें जो प्रॉफिट हो रहा है उन कंपनियों को, भारत में सामान को बेचकर उसको प्रॉफिट का कुछ फायदा ये भी ले सके। तो यही सारा सिस्टम होता है। तो यहां पर वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हुआ है। वो कहते हैं 1978 में, 1978 में भारत की सरकार ने पॉलिसी बनाई कि जो भी पूरे तरह से
विदेशी कंपनियां हैं, 100% विदेशी कंपनियां हैं, उनको क्या करना होगा, अपना इक्विटी डाइल्यूट करना होगा। मतलब इन स्टॉक एक्सचेंज के बाद शेयर मार्केट में जाना होगा, अपना नाम लिखवाना होगा, ताकि उनके शेयर्स के ऊपर हमारे देश के लोग कुछ पैसा कमा सकें, हमें भी फायदा हो सके। जिनका वो कहते हैं कि अगर देखिए, वो कहते हैं यहां पर कि जितनी भी एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उसकी अगर सिर्फ सब्सिडरी से मतलब समझ लो कि ये एमएनसी लगा लो, मम्मी पापा कंपनी है और सब्सिडरी बच्चा कंपनी है। मतलब कि मम्मी पापा कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो यहाँ पे आकर हिंदुस्तान यूनिलीवर खोलती है, ठीक है, और वहाँ पे वो प्रॉफिट ले जाती है। कहते हैं यहाँ पे होता क्या है, अगर यही कंपनियाँ अगर इन स्टॉक एक्सचेंज में चले जाए तो कम से कम 50 लाख करोड़ का पैसा आ जाएगा स्टॉक एक्सचेंज में। 50 लाख करोड़ कितना होता है, सोच लो, दिमाग हिल जाता सुन के। वो कहते हैं ऐसे काम मैक्सिको, चाइना और बांग्लादेश जैसे देशों ने किए भी हैं, हमें भी करने चाहिए। इससे एक तो हमें क्या होगा, मेक इन इंडिया में भी फायदा मिलेगा। तो यहां पर आके वो बात करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन इस पर कर क्या सकते हैं। वो कहते हैं इसके ऊपर हम आपको 2 प्रपोजल देते हैं। पहला प्रपोजल तो आपको हम ये देते हैं कि जितनी भी मेजोरिटी, कम से कम 51% ऐसी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, ठीक है, जिन्होंने अपने भारत में आकर बच्चा कंपनी खोल रखी हैं, और जो मम्मी पापा कंपनी है वो तो अभी भी अमेरिका जैसे देशों में ही है फॉर एग्जांपल, और जो बच्चा कंपनी है वो भारत जैसे देशों में खोल रखी है, उनको क्या रखा है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रखा है, ठीक है। वो कहते हैं ऐसी कंपनियों को टैक्स में छूट देनी चाहिए, जितनी छूट हमारे देशी कंपनियों को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो कंपनियां ऐसे करके जो अपनी मम्मी पापा कंपनियां अपने बच्चों कंपनियों को लिस्ट नहीं करवाते, बच्चा कंपनियां होती हैं जो उनकी दूसरे दूसरे देशों में छोटी छोटी कंपनियां खोलते हैं, उसको कहते हैं अगर वो लिस्ट नहीं करवाते उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों ने ये किया है। इससे ये होगा कि जो देश होंगे वो एनकरेज होंगे और कहेंगे चलो ठीक है, हमें टैक्स में छूट मिल रही ना, डाल दो कंपनी को उधर, तो इससे हमें फायदा होगा, हम पैसे को निवेश करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो यहां पे इस पे ये पहला प्रपोजल दिया गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, वो कह रहे हैं कि जो बच्चा कंपनी होती है, जो छोटे देशों में खोली जाती है, उसका जो बहुत सारा प्रॉफिट होता है तो वो तो मम्मी पापा कंपनी के पास चले जाता है, तो कहते हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं है, तो कहते हैं इसका फायदा क्या होगा। फिर वो कहते हैं हम आपको एक नया प्रपोजल देते हैं जिससे आप मम्मी पापा कंपनी में निवेश करके पैसा कमा सके भारत के लोग। यहां पे वो प्रपोजल दूसरा देते हैं। वो कहते हैं कि जो मम्मी पापा कंपनी है उनको भारत में ट्रेड करने के लिए कहा जाए यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड कंपनीज है। जो मम्मी पापा मतलब पेरेंट एमएनसी है, जो मम्मी पापा कंपनी है, मतलब मम्मी पापा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एमएनसी क्यों कहा जाता है इनको, मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। मतलब मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे देशों में काम कर रही है। लेकिन अगर कंपनी फॉर एग्जांपल अमेरिका की हो, इंग्लैंड में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में, पाकिस्तान में, वियतनाम में, पता नहीं कहां कहां है, ठीक है दोस्तों, पता नहीं कहां कहां है, तो ये सब चीजों को उनको कहते हैं करने की जरूरत है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इन दिस प्रपोजल यहां पे क्या होगा, इंडियन के इन्वेस्टरों को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो जो बच्चा कंपनियां होती हैं एमएनसी की, जो इंडिया जैसे देशों में खोल के रखी छोटी सी कंपनी होती है, तो वो कहते हैं यहाँ पे सारा प्रॉफिट चला जाता है, इन देश का भी, इस देश का भी, तो कहते हैं सीधा यहाँ पे ट्रेड करो ना, मम्मी पापा कंपनी में, बच्चा कंपनी में क्यों कर रहे, इससे फायदा हमें ज्यादा होगा। वो कहते हैं बिल्कुल बात सही है। तो यहीं पर वो बात करते हैं। वो कहते हैं फिर इतिहास ऐसा कहीं हुआ तो मैक्सिको की एग्जाम्पल ले लो। वो कहते हैं उन्होंने अपने देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करने के लिए क्या दिया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए मौका दिया, ठीक है दोस्तों। टैक्स उनको क्या किया कि अगर आप देश के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो, चाहे दुनिया के दूसरे देश के मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपका जो टैक्स सेम रहेगा, ये नहीं कि आपको ऊपर नीचे किया जाएगा, इससे फायदा होगा। और हमारे जो देश के इन्वेस्टर हैं उनको एजुकेट किया जाए कि डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, अपने पास जितना भी पैसा है उसको अलग अलग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक्स में डालें जिससे रिस्क कम हो। ये चीजें हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि देखिए ये चीजें तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है, अब समझिए प्रॉब्लम को। वो कहते हैं कि यूएस जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, अगर कोई भारतीय के पास $60,000 के ज्यादा संपत्ति है तो उसके ऊपर 40% का टैक्स लगता है। ऐसी चीजों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है वो है क्या, जरा समझ लें पहले। देखिए नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है कि जैसे कि आप बैंकों में अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब अगर आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको जाके अगर किसी, जैसे बैंक होता है ना, उसी तरह से एक ब्रोकर फर्म होती है, बैंक भी एक फर्म है
उसी तरह से एक ब्रोकर कंपनी होती है जो कि कंपनियों के शेयर को आपको बेचने के लिए मध्यस्थता करती है, जिस तरह से बैंक करता है। तो वो मध्यस्थता करती है, वो क्या करते हैं, आप उसके साथ जाके अकाउंट खोलते हैं, उसके डीमैट अकाउंट खोला जाता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फेंकी जाती है। वो कहते हैं इनको एक सॉवरन ट्रस्ट शुरू करना चाहिए, जिसके अंतर्गत ये मल्टीनेशनल कंपनियां, मतलब कि जो मम्मी पापा कंपनियां हैं जिसमें सारा प्रॉफिट जा रहा है, उसके शेयर को खरीद के रखे और उनके शेयर को बाद में भारत शेयर के नाम से रिटेल इन्वेस्टर्स को भारत में बेचा जाए, जिससे उसको फायदा हो सके। उसको कहते हैं आखिर में, वो कहते हैं बात तो ये है कि अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बेनिफिट, मतलब इससे क्या होगा कि जो अगर हम अपने पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों के मम्मी पापा कंपनियों में निवेश करेंगे, देखिए सोचिए, एक भारत है, चाइना है, थाईलैंड है, इन देशों में छोटी छोटी कंपनियां, उसमें निवेश करेंगे तो सिर्फ उतना ही फायदा होगा। अगर सबका प्रॉफिट जहां एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहा है, जो उसकी मेन ब्रांच में जा रहा है, मम्मी पापा कंपनी में जा रहा है, तो वहां पे सीधा प्रॉफिट करो ना, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। उससे वो कहते हैं क्या होगा, हम हमारे लोग भी ज्यादा अमीर होंगे, हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, रोजगार बढ़ेगा, ये सब चीजों के फायदे। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है, इसी आर्टिकल के ऊपर ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया है और ये कुछ इसी तरीके से है। अब समझिए, अब आपको इससे इतनी ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये मैंने खुद लिखा है। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं कि जो एफडीआई है, मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत सारी एफडीआई को लेके आने इंडिया मार्केट में लगाने के लिए मंजूरी दी जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं इक्विटी स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो उनका शेयर होता है उसमें हमारा भारतीयों का हिस्सा कई बार तो होता ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं इन द लाइट ऑफ अबव, इसी को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करें कि कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए जा सकते हैं। अब दोबारा बोल रहा हूं, जरा समझिए। वो कहते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं जैसे इन सिचुएशन को सुधारा जा सके कि हमारे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज में स्टेप्स हमारा निवेश भारतीय निवेशकों का बढ़ सके। तो वो कहते हैं कि इसके अगर कैसे किसी देश ने ऐसा किया तो उसकी एग्जांपल भी दीजिए। तो यहीं पर बात आती है। अब वो कहते हैं 3 चीजें आती हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन लिखा ना यहाँ पे, देखिए इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो इंट्रोडक्शन होएगी, ठीक है, जिसमें छोटा सा लिखा जाएगा इसके बारे में। उसके बाद बॉडी होगी, यहाँ पे ये स्टेप्स बताए जाएंगे कि क्या क्या होगा। फिर बाद में कंक्लूजन होगा कि इससे हमें क्या फायदा होगा। ये ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। जैसे बॉडी होती है ना, बॉडी जैसे हमारी बॉडी होती है, बॉडी का जो गले के नीचे वाला हिस्सा होता है वहीं पे दिल होता है, लीवर होता है, किडनियां होती हैं, अंतड़ियां होती हैं, बस वही वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन समझ लें। देखिए इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं कि भारत में जैसे कि बहुत सारी कंपनियों को एफडीआई लाने की मंजूरी दी जाती है, लेकिन कहते हैं कि उन एफडीआई का उन मल्टी बड़ी कंपनियों में भारत के लोगों की हिस्सेदारी इतनी नहीं होती, कई बार तो होती ही नहीं। वो कहते हैं हमारी मार्केट में आते हैं, पैसा कमाते हैं और ले जाते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा होता नहीं है। तो कहते हैं क्या फायदा। फिर उसकी एग्जांपल देके वो बात करते हैं कि बहुत सारी इंटरनेट की मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे फेसबुक, गूगल आती हैं, पैसा कमाती हैं, चली जाती हैं और सारे पैसे खुद ले जाती हैं। वो कहते हैं इनसे लड़ने के लिए चाइना जैसे देशों ने क्विड प्रो क्यू पॉलिसी जैसे लेके आए हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि देखिए वहां पे तो एक्सप्लेन करके, अब अभी मैंने जो इसके ऊपर आर्टिकल करवाया, आप कहेंगे कि सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया। बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन एक्सप्लेन करके बताया है ये उस बच्चे के लिए है जो पढ़ा है। लेकिन जहां पे जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना, ये समझ लो जरा, ये जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा ना बच्चा, वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान होगा। अब उसको आपको इसी तरीके से लिखना है, उसको क्विड प्रो क्यू पॉलिसी 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, मतलब उसको मैंने थोड़ा सा दे दिया कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। अभी वो कहते हैं कि क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। देखिए अभी मैंने यही बात की थी ना क्वेश्चन में कि कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं। यहां पर वो बात करते हैं कि 1978 में 1978 में ऐसा किया गया एक बार। किस तरीके से किया गया, यहां पे बॉडी शुरू होती है हमारी। थोड़ी हिस्ट्री अगर हो तो बता देनी चाहिए। वहां पे वो कहते हैं कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, जिसमें पूरी की पूरी हिस्सेदारी उन विदेशी कंपनियों में सिर्फ विदेशी कंपनियों की थी, विदेश के लोगों की थी, उनको कहा गया कि आप लिस्ट कीजिए। हमारी स्टॉक लिस्टिंग का मतलब मैंने अभी समझाया है आपको, अब गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं समझ लगा तो दोबारा सुने पीछे जाके। तो वो कह रहे हैं कि अभी लिस्टिंग की गई, ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट शेयर बाजारों में। तो वो कहते हैं कि उससे क्या हो, ताकि हमारे लोगों को भी कोई फायदा हो, क्योंकि आप हमसे भी फायदा ले रहे हो। तो वो कहते हैं जब इंडियन की सब्सिडरीज ने, अब जरा समझो, मल्टीनेशनल कंपनी की सब्सिडरी मतलब जो हमारे देश में सिर्फ एक कंपनी खुली है, उनको लिस्ट किया गया और सिर्फ उनको लिस्ट करने से ही इतना ज्यादा पैसा आ गया। वो कहते हैं अगर बाकी बची एमएनसी, मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि 51% बाकी एमएनसी की सिर्फ इंडियन सब्सिडरीज को ही, मतलब जो भारत में ही उन बड़े बड़े बहुदेशी कंपनियों की जो भारत में ही कंपनियां हैं, अगर सिर्फ उनको ही स्टॉक मार्केट में डाल दिया जाए तो कम से कम 50 लाख करोड़ आएगा। ये बात मैंने बताई थी और यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं इसको सुधारने के लिए। वो कहते हैं प्रपोजल नंबर पहला क्या,
वो कहते हैं मेजॉरिटी फॉरेन ओन्ड कंपनीज, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो पहले ही शेयर बाजारों में जाकर अपना नाम लिखवा चुकी हैं और जिसपे भारत के लोग पैसा कमा पा रहे हैं, उनको टैक्स कम लगे और जिनको नहीं उनको टैक्स ज्यादा लगे। यही सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो दूसरा प्रपोजल देते हैं। दूसरा प्रपोजल क्यों देते हैं, मैंने बताया था ना, दूसरा प्रपोजल इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए जो सब्सिडरी है, जो बच्चा कंपनी है, उसका ज्यादा प्रॉफिट तो है नहीं, और वो प्रॉफिट का बहुत सारा हिस्सा तो मम्मी पापा कंपनी ले जा रही है। तो वो कहते हैं फिर मम्मी पापा कंपनी में निवेश करेंगे हम। तो वो कहते हैं मम्मी पापा कंपनी के लिए दूसरा प्रपोजल देते हैं कि यूएस डॉलर में जो गेम खेल रही है मम्मी पापा कंपनी, वो मम्मी पापा कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में व्यापार करने के लिए भारतीय बाजारों को अनुमति हो, कुछ इस तरीका सिस्टम तैयार किया जाए। ये प्रपोजल दिया। दूसरा बात आई कि अगर कोई एग्जांपल है तो मैक्सिको की एग्जांपल, मैक्सिको में उन्होंने कहते हैं बहुत सारे स्टेप लिए कि जिससे उनके देश के लोग मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसा कमा पाए। ये है बस, क्या मुश्किल है बताओ जरा। मुश्किल सिर्फ तो तुम्हारे दिमाग में फंसी हुई है। मैं बता दूं, जो लोहा होता है ना, लोहा, उसको कोई भी बर्बाद, कोई भी चीज खराब नहीं कर सकती, लेकिन उसको सिर्फ एक ही चीज खराब कर सकती है, अगर लोहे के ऊपर जंग लग जाए। मतलब अगर आप बर्बाद होगे ना, अगर कोई व्यक्ति बर्बाद होगा तो वो खुद के कारण होगा, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आपके दिमाग में ही है सिर्फ सारे दीवारें कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, कर सब कुछ कर सकते हो। तो फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बात की जाती है, कंक्लूजन में बात की जाती है जो ऊपर हुआ उसका कोई फायदा होगा, तो वो कहते हैं हाँ होगा। इंक्रीज इन इंडियन इक्विटी, मतलब कि जो भारत के निवेशकों के निवेश होगा वो बड़ी बड़ी कंपनियों में बढ़ेगा। इससे उनको क्या होगा, एक तो उनका पैसा अलग अलग कंपनियों में जाएगा, उनको बेनिफिट होगा, और दूसरा हमारे देश के लोग और अमीर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यही सारा आर्टिकल था, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। देखो मैंने अभी आपको क्या करवाया, पहले आर्टिकल करवाया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने बना के खुद लिखा, फिर उसके ऊपर मैंने करवाया। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगला आर्टिकल किसके ऊपर है, अगला आर्टिकल है, देखिए ये आर्टिकल है जानवरों का इंसानों के साथ जो इंटरलिंकिंग है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें इंसानों का भला करना है तो हमें जानवरों का भी भला करना होगा। तो ये बात शुरू हुई है वर्ल्ड एनिमल राइट्स डे के ऊपर, जो कि 4 अक्टूबर में है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक तकनीकी की गई है, उससे हमें ये पता चला है कि आवर बेस्ट इंटरेस्ट टू एक्सटेंड कंपैशन टू अदर लिविंग बींग्स। वो कहते हैं हम इंसानों के लिए सबसे बेस्ट यही होगा अगर हम दूसरे जीवों को भी अच्छे से जीने दें। किस तरीके से, पहला तो वो कहते हैं प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट, मतलब उनके जो घर हैं उनको मत उजाड़ो। दूसरा, रिफ्रेन फ्रॉम इंटेंसिवली फार्मिंग देम। देखिए इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है जानवरों की। फार्मिंग क्या होती है, जैसे मुर्गी पालन होता है ना, मुर्गी पहले पाली, बाद में काट के बेच दी। बकरी पाली, दूध निकाला, जब बकरी दूध देने लायक नहीं रही, काटी बेच दिया। तो ये सिस्टम। तो यहाँ पे वो बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे प्रेसिंग नीड। वो सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी की, बी की। वो कहते हैं कि जो मधुमक्खी होती है उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या कम हो रही है। किन कारणों से, पहला कारण बताया क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण बदल रहा है, पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है, हैबिटेट लॉस, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जितनी भी हमारे 100 फसलें हैं उसमें से 70 फसलों को पॉलिनेट, मतलब बढ़ने का मौका ये देता है, ठीक है दोस्तों, जिससे हम दुनिया की 90% आबादी को क्या करते हैं, खाना देते हैं। वो कहते हैं जो हमारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े होते हैं मिट्टी में, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार करते हैं। मिट्टी की जो क्षमता है, ताकत है, जो न्यूट्रिशन है मिट्टी में, उसको बचाए रखते हैं। किस तरीके से, बॉडीज ऑफ डेड, जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं जो काट दे के फेंक दिए जाते हैं, जो कोई जानवर होते हैं उनको खा पी कर अंदर उसको ले जाते हैं मिट्टी में। तो ये सब चीज़ों का फायदा होता है, उससे मिट्टी को क्षमता बढ़ती है। और एक डंग बीटल, एक कीड़ा होता है जो कि 65 मिलियन साल पहले आया था। वो कहते हैं वो क्या करता है कि जो टट्टी होती है जानवरों की वो खा जाता है, उसका जो न्यूट्रिएंट होता है उसको रिसाइकल करता है, नया बनाता है, ठीक है, फ्रेश करता है, उससे मिट्टी की क्वालिटी बची रहती है। और कहते हैं दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं, जितनी भी जंतु है, उसका हाफ तो कम से कम कीड़े मकोड़े ही हैं। अगर वो कहते हैं यही चले गए तो मिट्टी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम भी उसके ऊपर खत्म। तो ये एक बात करते हैं उसके ऊपर। जैसे हमने पहली बात की थी, उनका हैबिटेट खत्म ना किया जाए, उनका घर ना खत्म किया जाए, ये घर वाले के ऊपर था। अब आता है वो कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। यहाँ पे वो बात करते हैं कि बहुत सारे अरबों जानवरों के साथ तबाही, बहुत बुरा किया जा रहा है। फैक्ट्री फार्म, एक नाम बता रहे हैं वो, फैक्ट्री फार्म। एक फार्म होता है ना जहाँ पे मुर्गियाँ पाली जाती हैं, चूजे लाए जाते हैं, उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, बड़ा किया जाता है और भेज दिया जाता है कटने के लिए, अंडे तैयार किए जाते हैं, अंडे लिए जाते हैं।
ऐसे फैक्ट्री फार्म मीट के लिए, अंडे के लिए, दूध के लिए, वो कहते हैं ये बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। वो कहते हैं जो हैन्स होती है, हैन क्या होती है, हैन जो मुर्गे की बीवी होती है, मुर्गी, ठीक है दोस्तों, जो मुर्गे की बीवी मुर्गी होती है, वो कहते हैं मुर्गियों का सिर्फ 2 बार ही सूरज देख पाती हैं। बैटरी केज में सारी जिंदगी रहती हैं। वो किस कब सूरज देखती हैं? पहला तो वो तब जब तो वो फार्म की तरफ जा रही हो जहां पे उनका पालन किया जाएगा 40 दिन के लिए कटने से पहले, और दूसरा तब जब वो कटने के लिए जा रही हो। सिर्फ 2 बार मुर्गे की बीवी देखती है। देखो मुर्गियों को कितनी कमी है पत्नियों की, किसके कारण? लोगों के कारण। वो कहते हैं उससे क्या होता है, डेड पूल बढ़ता है, मांस वगैरह, मिट्टी वगैरह। वो कहते हैं उससे पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो ऐसे मुर्गी पालन फार्मों के आसपास या फिर ऐसे बकरियों के फार्मों के आसपास रहते हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, स्वास्थ्य के इशू रहते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वो कहते हैं ये फैक्ट्री फार्म को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसके बहुत बुरे परिणाम, बहुत भयानक परिणाम होने वाले हैं। वो कहते हैं कि जो फार्म एनिमल प्रोडक्शन है उसको थोड़ा इंसानियत रूप से करना चाहिए, उसका थोड़ा शोषण कम करना चाहिए। इसके ऊपर कहते हैं गवर्नमेंट्स को कुछ करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि एनिमल एग्रीकल्चर क्या है? जो घास चराने के लिए लेके जाते हैं ना गायों को, बकरियों को, वो कहते हैं उसके पर्यावरण के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे कि अमेजोन फायर, अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल कराया था। अमेजोन के जंगल है कहाँ पर? वो है ब्राज़ील देश के जैसे साउथ अमेरिका में। तो वो वहाँ पे आग लगी थी। तो वो कहते हैं वो आग लगाई थी इन भेड़ बकरियां चराने वालों ने, ताकि वो वहाँ पे घास के मैदान बना सकें, ताकि वो भेड़ बकरियां चर सकें वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी बात है, इससे वो कहते हैं पर्यावरण खत्म हो रहा है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, जो ये मुर्गियाँ, बकरियाँ, गायें, भैंसें ये सब पाली जाती है ना, उनका शोषण किया जाता है। इससे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग ही इसी चीज़ों के कारण होती है। लैंड डिग्रेडेशन होता है, हवा खराब होती है, पानी का पोल्यूशन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विविधता कम होती है हमारी दुनिया की। एनिमल वेलफेयर की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कानून होने चाहिए, ऐसे कानून नहीं है जो इनके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है, इसके ऊपर हज़ारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं स्लॉटर हाउसेस पे। स्लॉटर हाउसेस यहाँ पे भेड़ बकरियां, गायें, मुर्गियां कटती हैं। उसके बाद वो बात करते हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि देखो जहाँ पर तो जानवर को कोई लोग पीटते मिल जाएं तो उसको सिर्फ 50 रुपये फाइन दे के छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई गलत पार्किंग करे तो उसको 10,000 रुपये फाइन लिया जाता है। सुधार करने चाहिए ऐसे। फिर वो कहते हैं एनिमल लिव्स, वो कहते हैं जानवरों के जीवन को बचाया जा सकता है अगर हम कमर्शलाइज कर दें ऐसी इनोवेशंस को, ऐसी खोज की जाए, प्लांट बेस्ड और कल्चरल बेस्ड क्लीन मीट। ऐसा मीट बनाया जाए जो एनिमल को, जानवर, सोचो एक ऐसा मीट जो जानवर को काट के नहीं, पौधे के द्वारा, पौधे जैसे उगाकर बनाया जाए या फिर लेबोरेटरी में बनाया जाए। ऐसी चीजें वो कहते करने चाहिए। वो कहते हैं क्लीन मीट लेबोरेटरी में बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? किसी जानवर से सैंपल ले जाते हैं, उसको बनाया जाता है। इससे कहते हैं भी एक तो वो फ्रेश होता है, उसमें नेगेटिव एक्सटर्नलाइट्स नहीं होती, ठीक है। एनिमल मीट का जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, उनका बुरा शोषण नहीं होता, क्लाइमेट पर बुरा असर नहीं पड़ता, क्लाइमेट बचा रहता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो कहते हैं हम बहुत सारे बिलियंस ऑफ, अरबों जानवरों की जिंदगियां बचा सकते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जब मुर्गी को फार्म में ले जाया जाता है, मुर्गे की बीवी को, उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, धीरे से उसको पकड़ लिया जाता है, प्यार से इंजेक्शन लगा के फेंक दिया जाता है। वो 30 दिन की बजाय 40 दिन की बजाय 30 दिन में बड़ी हो जाती है। तो वो कहते हैं वो एंटीबायोटिक करने में हमारे लोगों के शरीरों को भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। ये चीज़ें कम होंगी। बस यही आर्टिकल है। देखिए इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि देखिए मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। मैंने पहला आर्टिकल करवाया, उसको पूरा समझाया, फिर आपके ऊपर क्वेश्चन करवाया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे ताकि आप समझ लीजिए। तो मम्मी पापा बच्चा करवाने का यही है कि आपको आसानी से समझ आए। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास बहुत पसंद आएगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों मेरी बहुत बड़ी शिकायत है तुम लोगों से, देखो शेयर तो तुम लोग करते ही नहीं हो, मेरे को 100% गारंटी है। देखो ऐसे मज़ा नहीं आना, फिर ऐसे काम करते रहो, तुम लोग मज़े ना हो या बर्बाद करोगे क्या? अब बताओ। चलो शेयर जरूर करना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स बाय।